तो हम बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे किस पे जल्दी बताओ, हम बात कर रहे थे किस पे, हम इसमें बात कर रहे थे कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसी कोई धरती पे जगह नहीं होगी जो बैक्टीरिया जहां ना पाया जाता हो, वो हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं बेटा। अभी बात करेंगे कि और हॉट स्प्रिंग के अंदर भी सर्वाइव कर लेते साले, मतलब इतना ज़्यादा, ओ माय गॉड। देखो बेटा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी है तो हर जगह तो सर्वाइव करेंगे, कर लेंगे ही। अब तीसरी देखो, ये वाली बात हम बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी अभी दिखाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा जो भी इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियर इनके बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, और प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये प्रिमिटिव होते हैं। ओहो क्या प्रिमिटिव है यार, ये पुराने हैं बेटा, प्रिमिटिव और न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अभी हम बस जस्ट बता रहे हैं कि बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, याद रखना। अगर कोई बात कर दे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तो वो साला हरामी है, मतलब कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स बेटा, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है, न्यूक्लियर बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और ये प्रिमिटिव का मतलब क्या है सर, प्रिमिटिव का मतलब है कि बेटा, प्रिमिटिव का मतलब है न्यूक्लियाइड इंसिपिएंट न्यूक्लियस जीनोफोर, ठीक है बेटा, न्यूक्लियोइड इंसिपिएंट न्यूक्लियस जीनोफोर। ओके बेटा, उसके बाद हम ये वाली पॉइंट की बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। जाहिर सी बात है, आप हिस्टोन प्रोटीन के नाम सुने होंगे, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बता रहा है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बेटा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो डीएनए को बाइंड करके रखता है, ठीक है, डीएनए को बाइंड करके रखता है, ठीक है बेटा। उसके बाद एब्सेंट इन डीएनए बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए में तो बाइंड करके रखता है, मगर एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया के डीएनए में एब्सेंट होता है, याद रखना बेटा। ओके, याद रखना मेरे बच्चा। आगे बढ़ो, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बेटा क्या होगा, आर हेटरोट्रॉपिक। जाहिर सी बात है हमको यही चीज पढ़ना होगा, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक बेटा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया इधर बेटा, इधर दिख गया, ज्यादातर बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा बेटा, हेटरोट्रॉपिक मिलेगा, मगर कुछ बेटा सम आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बेटा क्या मिल जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मिल जाएगा। हाँ, अब पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा हम बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर एक मेसोजोम होता है, ये एक फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेसोजोम होता है। सर इसका काम क्या होता है, सर रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भरे होते हैं, रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है। हाँ सर, ठीक है, और ये बीच में क्या होता है सर, बीच में न्यूक्लियस होता है। इसको क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम इधर दिखाते हैं आपको। हाँ, जीनोमिक या क्रोमोसोम्स डीएनए, जीनोमिक या क्रोमोसोम डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भरा होता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर भरा होता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा जाएगा बताओ जल्दी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, डीएनए के अंदर क्या होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर एज डीएनए होता है। क्या होता है ये, इसके अंदर कैसा डीएनए होता है बेटा, सर्कुलर होता है, ऐसे हेलिक्स टाइप का नहीं होगा, वो सर्कुलर गोल जैसा डीएनए इसमें देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर एस डीएनए, मेन डीएनए होता है बेटा, मेन डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। मेन डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसके जीनोमिक बोल सकते हैं, क्रोमोसोम डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसी में होता है। अब हम ये बात करते हैं, ये इसके बाहर एक न्यूक्लियाइड होता है ना, न्यूक्लियाइड, और जाहिर सी बात है न्यूक्लियाइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं यहाँ, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये क्रोमैटोफोर होता है, यहाँ पर एक क्रोमैटोफोर होता है। क्रोमैटोफोर का काम क्या होता है बेटा, क्रोमैटोफोर का काम क्या होता है,
कलर प्रदान करना, हाँ सर बिल्कुल। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक बहुत सारे लेयर होती हैं, वो लेयर पॉलीसोम होते हैं, पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम की बनी होती है, जाहिर सी बात है। ये पॉलीराइबोसोम की बनी होती है, जो आरएनए को बाइंड करके रखता है। हाँ सर, ये न्यूक्लियोजन होता है। सर ये न्यूक्लियोजन क्या होता है? ऐसा कॉमन जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। न्यूक्लियोजन बॉडी होता है जो कि साइनोफाइसिन और साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन की बनी होती है। हाँ सर, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर होता है, जैसे प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। यहाँ पर जेनेटिक क्रोमोसोमल था, डीएनए था, मगर यहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। बैक्टीरिया के अंदर बेटा एक ऐसी खासियत है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पर सेल वॉल भी होता है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल लेयर कैप्सूल का, ये दो टाइप का हो सकते हैं, सिंपल लेयर कैप्सूल का बना भी हो सकता है, ठीक है बेटा। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट एंजाइम होते हैं यहाँ पर, और मीजोजोम जानते हो, ठीक है। क्रोमा का मतलब कलर और फोर मतलब कलर, ठीक है जल्दी ये क्लियर हो गया बेटा। बैक्टीरिया, ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर किया। अब बेटा देखो, अब जल्दी देखो, जल्दी अच्छे से, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से मेरे लाल, जल्दी आप एनसीईआरटी में लिखते जाओ, एनसीईआरटी के अंदर लिखते जाओ। सारा का सारा रिवीजन करा रहे हैं एनसीईआरटी से बेटा। आपको एनसीईआरटी बोरिंग नहीं होने देंगे, ये इतनी गारंटी लेंगे बेटा, बोरिंग नहीं करने देंगे। एकदम एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो और साथ में समझते चले जाओ, हम एनसीईआरटी को उखाड़ के फेंक रहे हैं। यहाँ इधर देखो, एनसीईआरटी को अरे क्यों आवाज़ आ रहा है भाई बाहर से? हाँ बेटा, बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हम ये बात कर लिया। उसके बाद सम आर एटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अपने मन के अंदर भी रिकॉल करते जाओ, ठीक है। अपने मन को आप वॉइस भी सुन सकते हो, उसको वॉइस भी करके, वॉइस अपने लीड लगा लो कहीं, मतलब कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो तो ये काम करेगा बेटा आपका, ये आइडियो के फॉर्म में काम करेगा। और एनसीईआरटी अगर साथ में है तो बेटा एनसीईआरटी के साथ पढ़ते जाओ, एक लाइन समझा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा, अभी हम प्रोकार्योट्स की बात करते हैं, मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा पढ़ना है। मोनेरा के बाद बेटा हम लोग फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? वायरस पढ़ेंगे। वायरस के बाद वायरस, छोटा सा टॉपिक है वायरस प्रियॉन्स, ओके। खत्म कर देंगे पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम यहाँ से इस वीडियो के बाद आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं होगी। और हम देखो, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बेटा हमें ज़्यादातर 4 टाइप के बैक्टीरिया हमको देखने को मिल जाएगा, ओके। पहला बैसिलस बेटा, पहला बैसिलस टाइप का मिलेगा। सेकंड आपका कोकस टाइप का मिलेगा बेटा, कोकस टाइप का मिल जाएगा। तीसरा विब्रियम मिल जाएगा। चौथा बेटा स्पाइरलम टाइप का मिलेगा। हाँ देखो, बैसिलस हमेशा जाहिर सी बात है नाम से पकड़ना बेटा, बैसिलस। और जब जाहिर सी बात है बैसिलाई, इसको प्लूरल शब्द क्या बोलते हैं? बैसिलाई। इसको कोकाई, जो कोकस से कोकाई, ठीक है। फाइब्रम से फिब्रियो, स्पायरम से स्पायरिला, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये सेब, इस पे सेब पे क्वेश्चन आता है, यहाँ से याद रखना बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा इधर क्यों आ रहा है तू? इधर क्यों आ रहा है? हाँ दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है? हाँ, विजिबिलिटी क्लियर है बेटा? हाँ जल्दी बोलो। हाँ, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैसिलस, कोकस, फिब्रियम और स्पाइरलम, ठीक है। और रॉड शेप्ड होता है बैसिलस, और जाहिर सी बात है रॉड, बैसिलस मोस्ट कॉमन होता है बेटा। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया अगर बोल दे कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्या हो जाए, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आपको बैसिलस देखने को मिल जाएगा, जो कैसा शेप होता है बेटा? रॉड शेप्ड होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बेटा, ठीक है। अब कोकस की बात करते हैं, कोकाइस का प्लूरल शब्द है, ठीक है बेटा। कोकस कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, गोला, मतलब जैसे गोले होते हैं ना बैक्टीरिया, वो उस टाइप के बैक्टीरिया आपको कोकस टाइप का देखने को मिल जाए। तो को शब्द आ जाए, अब बीच में ओ आ रहा है ना बेटा, इससे पकड़ना, ओ आ रहा है ना, ये बीच में को ओ आ रहा है ना, तो इसमें बेटा स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा। देखो, ठीक है बेटा। उसके बाद फिब्रियम की बात करते हैं। फिब्रियम कॉमा शेप्ड होता है। सर कॉमा शेप्ड ऐसे होता है, फिब्रियम होता है, कॉमा बनाते हो आप लोग, वो उस टाइप का फिब्रियम होता है, ठीक है। स्पाइरलम कैसा होता है? जाहिर सी बात है आप स्पाइरलम के बारे में आप लोग देखे हो ना, स्पाइरल तो देखे ही होगे। स्पाइरल नहीं देखे हो तो स्पाइरल दिखाता हूँ बेटा आपको, स्पाइरल तो दिखाऊंगा बेटा जी,
ये स्पायरल आप देख लो, स्पायरल देखे होंगे, बच्चे हैं तो स्पायरल देखेंगे बेटा। इस टाइप का स्पायरल जैसा फोल्डिंग जो होता है ना, स्पायरल टाइप का होता है, स्पायरल टाइप का, इस टाइप का बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो देखो स्पायरल नाम से इसका पकड़ो, इसको नाम से पकड़ के फेंक दो उसको, ठीक हो। स्पायरलम में स्पेरिकल हेलिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो स्पायरल ऐसे फोल्डिंग टाइप का होता है, यहाँ से ऐसे निकला होता है, ठीक है बेटा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लास। अब इंट्रोडक्शन जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, क्या इन्होंने लिखा है। हमने किंगडम मोनेरा पढ़ना है हमको, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ठीक है। अभी हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में और बात करेंगे थोड़ा सा। अब जल्दी से जल्दी हम रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन, हम अपने सभ्यता में जाते हैं, अपने सिविलाइजेशन में जाते हैं, तो देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई। हमें बहुत बार क्लासीफाई करने की कोशिश भी किया बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, मगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं रहा था। दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म। जब हमने साइंटिस्ट जब क्लासीफाई कर रहे थे, तो भाई उस समय चमत्कार हुआ, जाहिर सी बात है। फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। एरिस्टोटल बहुत प्रसिद्ध है, जानते हो एरिस्टोटल तो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ और क्लासिफिकेशन। भाई दुनिया के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया एरिस्टोटल ने। अगर एरिस्टोटल, हम इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल बेटा। ओके, ठीक है। फॉर आवर और यूज फॉर फूड, शेल्टर। भाई जाहिर सी बात, दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो, वो दो ही चीज चाहता है, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। खाना कपड़ा मकान, है ना बेटा, खाना कपड़ा मकान, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट टू ठीक है बेटा, मोर टू क्लासीफाई, ठीक है, मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने बेटा ये सबसे बड़े, मतलब उस समय के ज़माने में तो अच्छे ही के लिए हुआ होगा। सोचो बेटा, उस समय किसी, मतलब कि ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को देखकर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर के स्ट्रक्चर को देख के बता देते थे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट है, ठीक है, ये एनिमल है, ये प्लांट है। ये इन्होंने क्लासीफाई कर दिया इतने में। साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। बेटा इन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। बेटा ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, ठीक है, घास, झाड़ियाँ, इस तरह के इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। इन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप में बांट दिया गया भाई, 2 ग्रुप में बांट दिया। दूज which had red bloods and those that did not। हाँ, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को 2 टाइप के बांटा, जिनमें रेड ब्लड सेल, मतलब कि खूनों की तादार अगर जिसमें पाई जाती है, खूनों की बाहर जिसमें पाई जाती है, उन्होंने उसको क्लासिफाई अलग कर दिया। जिसमें खून नहीं पाया जाता, ब्लड नहीं पाया जाता है, उनको उसको अलग कर दिया, ठीक है बेटा। इन्होंने इसके बेस पे इन्होंने डिवाइड किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लीनियस वाइज है, कैरोलस लीनियस के बारे में हम बात करते हैं। लीनियस टाइम 2 किंगडम। जाहिर सी बात है, लीनियस ने 2 किंगडम दिया था। आपको पता भी होगा लीनियस ने कितने किंगडम दिए बेटा, 2 किंगडम दिया। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। इन्होंने भी थोड़ा सा एरिस्टोटल का सेम कॉपी कर रहे हैं, बट देखो अभी इनका भी कुछ डिफरेंस रहा होगा। जितने भी साइंटिस्ट आते हैं अपना डिफरेंस ही बताएंगे भाई, कुछ डिफरेंस ही होगा। प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या दिया बेटा, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, एंड यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बहुत सही बेटा, इन्होंने यूकैरियोट्स के फॉर्म में और प्रोकैरियोट्स के फॉर्म में डाल दिया। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई किया। एंड फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई होते हैं। The classification of organism into plants and animals was easily done. Was इधर दिख रहा है बेटा, इधर इधर, हाँ अब आ जाओ। नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई organism classification of organisms into plants and animal was easily done, okay, and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category, ठीक है बेटा, larger number of organisms did not fall into either category, hence the two kingdom classification, ठीक है बेटा, यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन्होंने मतलब बहुत लंबे समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन चला। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कैरोलस लिनियस जब आए एरिस्टोटल के बाद, इन्होंने बताया इस तरह क्लासिफिकेशन होता है, इस तरह के हमें प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक के फॉर्म में बांट दिया इन्होंने। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि और साइंटिस्ट का ब्रेन डेवलप नहीं था ना। ही हंस रहे हैं साला, ही सर हंस रहा है, देखो हंस रहा है क्यों बच्चा। चलो चलो ठीक है, अभी कहाँ पहुँचे थे, हाँ ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब कि ये बहुत, ये उस समय का बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा फाउंड इनएडिक्वेट बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल a need was also felt for including other characteristics like cell structures, ठीक है, nature of walls, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, उसके बाद बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेटा जो इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही इन्होंने काम किया। देखो अबे इधर आ जा, इधर हाँ इधर आ जाओ, पूरा हम दिखाते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग organism have since undergone several chances over the time through plant and animal kingdom have been constant under all different systems, all different systems, ठीक है। understanding have been a constant under also बेटा, ओ माय गॉड, जो मैं फोल्ड ही कर लेता हूँ क्या, बेटा, ये फोल्डिंग इधर आ रहा है, रुको मैं फोल्ड करके बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चलो, दिख रहा नहीं, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है क्या बेटा? हाँ तो बेटा अभी बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के सिस्टम फॉर लिविंग थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट, बेटा ये कांस्टेंट था, अंडर ऑल इंक्लूडिंग अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ दिस अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, मतलब कि समय बीतता गया, साइंटिस्ट आते गए, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात ही कर रहे थे अभी, यहाँ इधर इस वाले स्लाइड पे जाएंगे, इस वाले पेज पे जाएंगे। तो बैक्टीरिया देखो बेटा, हम बैक्टीरिया पे पढ़ रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस कैसे चलती है बेटा? बैक्टीरिया की हम लोग बैक्टीरिया की बेटा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, श्वास कैसे लेता है बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन कैसे करता है बैक्टीरिया, खाता क्या है, न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा किस पे, बैक्टीरिया के किस पे बात कर रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया के हम लोग रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। चलो पहले हम बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन पे बात करेंगे। तो बैक्टीरिया भाई साहब दो टाइप का रिस्पायरेशन करता है,
मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, एरोबिक का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। बेटा रुको, बेटा रुको एक मिनट। बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, बैक्टीरिया रिस्पायरेशन दो टाइप का करता है, दो तरीके से कर सकता है। ठीक है बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है बेटा जहां अगर आपको बैक्टीरिया, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वहां एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, जहां ऑक्सीजन एब्सेंट हो वहां क्या करेगा बेटा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा। अब एरोबिक भी दो टाइप के बैक्टीरिया रिस्पायरेशन करते हैं, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोबिक, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोबिक, और दूसरा बेटा फैकल्टेटिक एरोबिक। और जाहिर सी बात है एरोबिक शब्द लगा होगा तो क्या होगा, ठीक है, एरोबिक लगा है तो बेटा आपको मैं दिखाता हूँ, इधर 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 आ जा, इधर आ जा, हाँ दिख रहा होगा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। तो बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट, स्ट्रिक्ट, अरे यार तू क्यों परेशान करता है मेरे को, ठीक है, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोबिक या फैकल्टेटिक एरोबिक। ठीक है बेटा, स्ट्रिक्ट या एरोबिक का मतलब होता है कि केवल जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जहाँ एब्सेंट हो, जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ पर क्या हो, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोबिक। रिस्पायर ओनली इन एरोबिक कंडीशन, हमेशा याद रखना बेटा ये रिस्पायर केवल करता है एरोबिक कंडीशन के अंदर, वरना मर जाता है। मतलब कि ये ऐसी बैक्टीरिया है जहाँ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ सर्वाइव करता है। स्ट्रिक्ट है ये कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, जिद्दी है। स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एरोबिक, रिस्पायर ओनली इन एरोबिक कंडीशन, जैसे एग्जांपल बैसिलस सब्टिलिस, ठीक है, बैसिलस सब्टिलिस, ये इसका एग्जांपल है। और बेटा फैकल्टेटिक एरोबिक का मतलब होता है कि मतलब दोनों कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। देखो मेनली तो एनारोबिक में करेगा, जाहिर सी बात है, फैकल्टेटिक एरोबिक मेनली एनारोबिक करेगा, पर कभी कहते हैं ना बिकम्स एरोबिक इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, कभी कभी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट भी रहता है तब पर भी ये सर्वाइव करता है। मतलब ये दोनों कंडीशन में, मतलब ये दोनों में सर्वाइव कर लेता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, मतलब इसको झेलना सबको पड़ जाएगा, मतलब झेलना सब पड़े। इंडिया में भी सर्वाइव कर लेगा और बाहर भी सर्वाइव कर लेगा, मगर ये साला नहीं सर्वाइव करेगा, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है यही वहाँ सर्वाइव करेगा। बट ये फैकल्टेटिव एरोबिक वहाँ सर्वाइव करेगा जहाँ पर ज़्यादातर तो चांस में तो ये जहाँ एनारोबिक कंडीशन होता है वहाँ करता है, बट कभी कभी ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, क्लोरोबियम एग्जांपल है इसका बेटा, जहाँ देखो ना जिद्दी नहीं है बेटा, क्लोरोबियम, ठीक है, क्लोरोबियम। और तीसरा एनारोबिक कंडीशन, अब एनारोबिक सेम है, स्ट्रिक्ट या ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिक एनारोबिक, ठीक है। स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब रिस्पायर वाली व्हेन ऑक्सीजन एब्सेंट, जहाँ जाहिर सी बात है एनारोबिक जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट हो। अगर रिस्पायर ओनली एनारोबिक कंडीशन, यहाँ लिख देना बेटा रिस्पायर ओनली एनारोबिक कंडीशंस, और इसमें क्या होगा, रिस्पायर मेनली क्या होगा, ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट हो, बट बिकम्स कभी कभी एनारोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है। भाई जाहिर सी बात है रिस्पायर वाली व्हेन ऑक्सीजन एब्सेंट, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। जैसे एग्जांपल बेटा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, रिलीज ब्यूटिलिन टॉक्सिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम। ये आप जैसे आप टाइफाइड हो जाता है आप, या कुछ गंदे चीज़ पदार्थ खा लेते हो, पानी के थ्रू चला जाता है, या कोई आप गंदे पदार्थ खा लेते हो इधर उधर का खाना ना, कह दो दूषित खाना खा लिया आपने, तो वो उसके थ्रू आपके फूड पॉइजनिंग कर देता है। क्या कर देता है बेटा, फूड पॉइजनिंग कर देता है, जिससे आपके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। जिससे आप कई तरीके से आप कह सकते हो, आपको पेचिस आना, बहुत सारे टाइप के बीमारियां बढ़ने लगती हैं, ठीक है। आपको पॉइजन रिलीज़ कर देता है। क्या पॉइजन रिलीज़ करता है, ब्यूटिलिनम, ठीक है, टॉक्सिन रिलीज़ कर देता है आपके बॉडी में, ठीक है।
और फैकल्टेटिव एनारोबिक की बात करते थे, मेनली एरोबिक बट बिकम्स एनारोबिक, कभी कभी ये दोनों में सर्वाइव कर लेता है। जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करता है और एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। हमने ये रिस्पायरेशन की बात किया अभी तक, हमने क्या बात किया बेटा, रिस्पायरेशन पे। और हम अब सेकंड पॉइंट बेटा, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो टाइप को देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का देखने को मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का मिल जाएगा। और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे बेटा, सेक्सुअल बेटा तो बेटा हमने रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की बात किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी, इसके तीन नाम है। ठीक है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पैरासेक्सुअलिटी। और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का है। ठीक है, कौन कौन से, एक बाइनरी फिजन है और एक होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। यही दो हम पढ़ने वाले हैं, ये बाइनरी फिजन और इंडोस्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन तीन टाइप का है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, बाइनरी फिजन और इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इस पे, अब बाइनरी फिजन पे बात करते हैं। बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड है बेटा। मोस्ट कॉमन मेथड क्या है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली बैक्टीरिया करते हैं, मगर ये मोस्ट कॉमन बाइनरी फिजन ही होता है बैक्टीरिया में। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। ये बेटा ये ना फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ये करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन होता है तभी ये क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये बेटा एमाइटोटिक डिवीजन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि बाइनरी फिजन क्या कौन सा डिवीजन करता है बेटा, एमाइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे में नो स्पैंडल फाइबर फॉर्म होता है यहाँ पर, या एमाइटोटिक डिवीजन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से। नो स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म, यहाँ पर कोई भी स्पेंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं। ये तो बेटा एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बेटा, आपको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पॉइंट होती है ना वो चीज़ बताना जरूरी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा चैप्टर है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैदा करने को होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये सब चैप्टर्स। ठीक है, चलो एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, मान लो ये पेरेंट सेल है, ये 20 मिनट इसका जनरेशन टाइम है। ठीक है बेटा, दो डॉटर सेल बनाया है इन्होंने, बाइनरी फिजन करके दो डॉटर सेल बना दिए। ठीक है, बाइनरी फिजन करके कंप्लीट इन अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट इसको समय लग गया इसको डबल होने में। अब मान लो इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट है, तो बेटा एक कप है हमारे में, हमारा एक सिंगल बैक्टीरिया है। क्या बेटा, ये एक कप में एक सिंगल बैक्टीरिया हमने डाल दिया। ठीक है, ऐसे इस पे पिन से डाल दिया। ठीक है, एक कप में, और 20 मिनट इसको लग रहे हैं बेटा डबल होने में। कितना जनरेशन टाइम क्या है, 20 मिनट। और 20 मिनट में ये क्या हो रहा है अपना, डबल हो रहा है। तो 20 मिनट में 4 हो गया, फिर 20 मिनट में क्या हो गया, 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, 32 से 64 हो गया, 32 से बेटा 64 हो गया, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यही है इसका। तो सुनो, 2 से 4 ये मतलब 20 मिनट जनरेशन है। और मान लो मैं क्वेश्चन बोल दूं, अगर 20 मिनट में, अगर 200 मिनट में ये कब फुल हो जा रहा है बैक्टीरिया से 100%, तो 180 मिनट में बताओ कितना होगा। जाहिर सी बात है 180 मिनट में आधा हो जाता होगा, 50% होगा। अगर मैं 160 बोल दूं तो का जाहिर से 25% होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऑप्शनल में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इतना ये बैक्टीरिया इतना जनरेशन टाइम है तो इतना फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन जाएगा। मैंने इतना एक व्यू में समझा दिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इंडोस्पोर फॉर्मेशन। बेटा हम क्या बात करेंगे, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन अभी हमने बाइनरी फिजन पढ़ा और इंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब ठीक देखो, इंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में। कैसे सर,
इनकी जो वाल होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के दौरान में, जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया की बनती है ऊपर बाहर का लेयर, थिक वॉल होती है, थिक मतलब मोटी होती है वॉल, हाईली रेजिस्टेंस होती है, जाहिर सी बात है, मतलब पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है इनकी, है ना। स्पोर प्रोड्यूस्ड, है ना, स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया लाइक बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। जाहिर सी बात है, बैसिलस बैक्टीरिया, आप जैसे आप देखे होंगे कि आप दूध आपकी मम्मा जब पकाती हैं, ठीक है, गाय की जब दूध आती है ना, तो बैसिलस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप कितना टेम्परेचर आप देते हो, बहुत टेम्परेचर देते हो, इतना टेम्परेचर देते हो, तब पर भी वो बैसिलस पूरे तरीके से डेड नहीं होता है। हाँ, उसकी एक्टिविटी, उसकी एक्टिव प्रोसेस तो कम हो जाती है, लो हो जाती है, मगर पूर्ण रूप से इनएक्टिव नहीं होता, वो मरता नहीं है, डेड नहीं होता वो। बेसिकली कुछ टाइम तो बाद ठंडा होता है, फिर अपने आप को एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करता है, एक ऐसा सर्वाइवल प्रेजेंट करता है, अपने आप को बनाता है कि वो उसमें सर्वाइव कर जाता है। फिर आपको फिर ठंडी हो जाएगी दूध, फिर उसमें बैसिलस आ जाते हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा, फिर उस समय तो बहुत ज़्यादा बैसिलस आ जाते हैं। फिर जब आप दही बनाते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बैसिलस होते हैं, ठीक है। आप जब उसको और गर्म करते हो तब भी वो उसमें भी सर्वाइव कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी, टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है। तो सोचो उसमें क्या है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन है, उसके अंदर थिक वॉल हाई रेजिस्टेंस स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम। और क्लॉस्ट्रीडियम की बात किया बेटा, हमने क्लॉस्ट्रीडियम की बात किया, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम हमने बताया था, ये बोtulinum टॉक्सिन रिलीज करता है, ये भी जाके पेट में, सोचो कि मतलब ये आप खाना वाना जब बनाते हो या कुछ भी पकाते हो तो 100 टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा देते हो ना क्लॉस्ट्रीडियम को, तो मान लो तब आपको आपके पेट में कैसे चला जाता है दूषित, और आपके पेट में सोचो इतना बड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ खुद ही इतना हाई है, तो कैसे नहीं मरता सोचो। तो सोचो इतना पावर है, इतना रेजिस्टेंस है, वो इनएक्टिव हो जाता है मगर एक्टिव भी हो जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम या अनफेवरेबल कंडीशन। इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन भी आता है, तब पर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। किसकी वजह से बेटा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से। चलो ये इसकी खासियत क्या है, टॉलरेट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या माइनस प्लस, ये प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव करेगा और माइनस 100 डिग्री सेल्सियस पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो तब पर भी सर्वाइव कर जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप लोग बर्फ़ जमाते हो या कुछ दही वही जब रख देते हो फ्रिज में, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी बर्फ़ भी बन जाता है दही, तो उसमें भी सर्वाइव करता है, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पे। रेजिस्टेंट डिप्लेशन, हाई टेम्परेचर न्यूट्रिएंट एंड डिप्लेशन, हाँ, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम DPA इन द कॉर्टेक्स। बेटा DPA उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कैल्शियम DPA इन द कॉर्टेक्स, उसके कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइवल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड होता है बेटा, कैल्शियम डिप्लोनिक एसिड होता है, याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात क्या बता रहा है, इंडोस्पोर्स रिमेन अनहार्म्ड। जो इंडोस्पोर होता है बेटा वो हार्मफुल नहीं होता है, अनहार्म्ड किसी को ड्यूरिंग मिल्क पॉस्चराइजेशन। जब हम लोग मिल्क को क्या करते हैं बेटा, पॉस्चराइज करते हैं, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन जब करते हैं ना, उसको लैक्टिक एसिड में फॉर्म करते हैं, तो पॉस्चराइजेशन करते हैं। पॉस्चराइजेशन जैसे हम लोग दही को दूध को फाड़ते हैं, तो उस समय इसका इंडोस्पोर फॉर्मेशन उसको फाड़ने में मदद करता है उसके, ठीक है, उस समय। चलो, इंडोस्पोर आर एक्चुअल मीन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है, पेरिनेशन का मतलब होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया को पेनिट्रेट नहीं कर देता था कोई भी। इसको मतलब सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसके लिए क्या है, बैक्टीरिया को, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अगर इंडोस्पोर फॉर्मेशन ना हो तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी क्या, नहीं न कर पाएगी, इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर ले रहा है, ठीक है। चलो, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जो स्ट्रक्चर हो उसको बोलते हैं पेरिनेशन, मीन्स ऑफ नॉट पेरिनेशन क्या होता है बेटा, पेरिनेशन क्या होता है पहले, एनी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आ जाए, वो हमें मदद करे, जैसे कह दो जैसे शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें सर्वाइव के लिए, हमें जीने के लिए जो हमारी हेल्प कर दे आके, कुछ भूकंप आ जाए, ठीक है,
वो अंधेरा कायम रहे वो वाला आ जाए, तो वो अगर वो आ गया आपके सामने तो शक्तिमान आ जाए, तो उसी पेरिनेशन, उसी शब्द का पेरिनेशन शब्द उसी का मतलब होता है। ठीक है बेटा, और हम ये वाले पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल ये जो डिब्बे में है इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। अभी जितना पढ़ा है हमने वो सारा का सारा ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टर्स है, थोड़ा सा कैरेक्टर्स है। चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। जब 5 किंगडम आया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। 5 किंगडम पढ़ने में मज़ा आता है, सभी बच्चों को 5 किंगडम पढ़ने में मज़ा आता है। कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स हैं और इसके मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, तीनों को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसको हम अलग से सेक्शन में पढ़ेंगे, तीनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। चलो इसके कैरेक्टर सेल टाइप देखेंगे तो मोनेरा में जाहिर सी बात है, मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक होगा, कैरोलस लेने से जिम्मेदार है भाई साहब। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होगा, फंजाई भी यूकैरियोटिक होगा, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक। अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। मोनेरा में जो सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक होता है। क्या बेटा? नॉन सेलुलोजिक होता है। ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। क्या बना होता है बेटा? किसका बना होता है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। ठीक है बेटा, हाँ। सेल वॉल क्या प्रोटिस्टा में बेटा प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होता है, जैसे यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, याद रखना, प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, मगर फंजाई में बात करते हैं प्रेजेंट विथ काइटिन। फंजाई में काइटिन के साथ प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है बेटा, प्रेजेंट काइटिन, ठीक है, काइटिन के साथ प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, जाहिर सी बात मोनेरा में भी पढ़ के आ रहे हैं, अब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। अब बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फंजाई में भी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मोनेरा में सेलुलर टाइप का देखने को मिल जाएगा, हाँ, इसमें भी प्रोटिस्टा में भी सेलुलर टाइप का देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का मिल जाएगा। जैसे जैसे देखो इंक्रीजिंग हो रही है ना, पहले स्टार्टिंग में कौन कौन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, स्वयं बनाते हैं भोजन, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल के द्वारा कोई केमिकल रिलीज करते हैं जो कि भोजन बना लेते हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी ये भोजन बना लेते हैं, न्यूट्रिशन कर लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक तीनों टाइप के, अगर तीनों टाइप का अगर न्यूट्रिशन देखने को मिल जाए ना तो बेटा क्या है, किसमें है? अगर तीनों टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा ना तो वो आपको मोनेरा में मिलेगा। इसमें ऑटोट्रॉपिक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है बेटा, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक भी मिल जाएगा, सैप्रोफिटिक भी मिल जाएगा, तीनों के तीनों मिल जाएगा बेटा, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, चलो इसमें प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्वयं भोजन बनाना, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। दो टाइप का देखो, दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, जबकि सैप्रोफिटिक नहीं होता है, इसमें सैप्रोफिटिक भी है इंक्लूडिंग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में देखते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं ये फंजाई दूसरों पर निर्भर होते हैं, स्वयं नहीं बनाते खाना। हाँ, ऑटोट्रॉपिक जो स्वयं बना ले, हेटेरोट्रॉपिक दोनों काम करते हैं। मगर देखो पहले इसमें घटा, एक घट गया, इसमें सैप्रोफिटिक नहीं रहा इसमें, जबकि इसमें सैप्रोफिटिक है, ये दूसरों पर निर्भर करता है फंजाई। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर से स्टार्ट करते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में, मतलब 1969 के अंदर बेटा आर.एच. व्हिटेकर जब आए ना, प्रपोज क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, ठीक है, प्लांटी और एनिमलिया के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया था क्या मेन क्लासिफिकेशन का, क्या था? यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल्स स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, तो जो कि मैंने पढ़ा दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ठीक है, और 3 डोमेन आया, 3 डोमेन सिस्टम आया
ठीक है, 3 domain system has also been proposed by the divine the kingdom Monera into two kingdoms, leaving the remaining eukaryotic kingdom in third domain and thereby sixth kingdom. Classification we will learn about this system इन डिटेल एट हायर क्लास. आप हायर क्लास के अंदर इस सिक्स्थ किंगडम के बारे में आप क्लासिफिकेशन स्टडी करते हो. ठीक है, ट्वेल्थ में नहीं करते आप, जब BSc करते हो MSc करते हो तब. ठीक है, लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज the studies and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, angiosperms and plants. ठीक है, and characters ununified this whole kingdom was that the all organisms including had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely different in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also groups together the unicellular organism and multicellular ones. Okay, beta. Say for examples Chlamydomonas. देखो, you grouped up their unicellular organism and the multicellular ones. They for example Chlamydomonas, Spirogyra, Chlamydomonas और Spirogyra. ठीक है, Chlamydomonas और Spirogyra placed together under algae, and classification did not different between the heterotrophic group fungi and the heterotrophic green plants. Through they also shown characteristic different in their walls composition. The fungi had chitin. Okay बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं in their walls wildlife green plants and had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi. All prokaryotes organism were grouped together under kingdom Monera. ये जितनी बातें बता रहे हैं बेटा आप, हमने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर हमने समझा दिया है इसको. ठीक है, टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटेस्टा. ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plant and both having cell walls, and Paramecium amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lacks cell wall. ठीक है बेटा, which lacks cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Okay, over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological वो दिख रहा होगा बेटा, पूरा दिख रहा है ना बेटा, विजिबिलिटी क्लियर है ना? हाँ, ओके, क्लियर है. मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज आल्सो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप होता है. फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बहुत तो बेटा जी हम बात कर रहे थे फाइलोजेनिक इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. बेटा फाइलोजेनिक बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आधार है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं पूरे BSc के अंदर. BSc में इसका कुछ, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं, तो हम बात कर रहे थे बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेटा. तो इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. हम कैरेक्टरिस्टिक्स मोनेरा के पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है, ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया commonly
referred to as plants and animal. Okay, kingdom respectively will be dealt separately in this chapter 3 and 4. हम लोग किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया का तो चैप्टर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. किंगडम मोनेरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी. तो हम बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. किंगडम मोनेरा, ऑल प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रोब्स, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. याद रखना कि जितना बैक्टीरिया देखने में जितना सिंपल होता है ना उतना खतरनाक होता है. याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर तो उनके सिंपल होंगे बट उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर, उनका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होगी. सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये पूरे जगत में पूरे विश्व में फैले हुए आपको मिल जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है. याद रखना, ये पॉइंट याद रखना बेटा. प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव होते हैं. प्रिमिटिव है भाई, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है बेटा. प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियर